और अब बात शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगी यौन शोषण के आरोप की, जिसमें पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस मामले में शंकराचार्य को भी अब गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवि मुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। कल मेडिकल रिपोर्ट में बटुकों के साथ यौन शोषण की पुष्टि के बाद यह मामला और भी ज्यादा गंभीर हो चुका है, जिसके बाद अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ ही इतने दिन बाद हुए मेडिकल को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको अवि मुक्तेश्वरानंद का सबसे नया बयान सुनवाते हैं। ऐसा है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। फरेब जो है एक न एक दिन धराशायी हो जाता है। तो जो झूठ लेकर के आए थे, एक कहानी बना के लेके आए थे, धीरे धीरे अब उसकी कलई खुल रही है, एक एक परत दर परत खुल रही है। वक्तागण हैं, वो न्यायालय के सामने अपनी बात रखेंगे। कितना आज का दिन महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है, एक ही दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सभी दिन महत्वपूर्ण है। क्या लगता है महाराज जी, क्या जेल में आपका तरफ से ऐसा है कि अपने लोगों को अपनी बात कहने का दायित्व है। हम लोग अपनी बात कहेंगे, बाकी तो न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, उसमें हमारे संलिप्त होने की बात कैसे आ सकती है। आप तो कुछ भी कोई कह देगा मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसमें प्रमाणित हो गया कि इन्होंने कुकर्म किया। ये वक्तव्य हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि एक तो इतने दिनों के बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है। तो आज पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होने के बाद अवि मुक्तेश्वरानंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवि मुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोला, आरोप लगाया कि योगी सरकार शंकराचार्य की गरिमा गिरा रही है। जिनके पेट में दर्द है उनसे पूछिए, क्या डे टू डे सरकार किसी भी वर्ग में हस्तक्षेप करती है? हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के है और हर स्थिति में सबको न्याय मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार है। पूज्य शंकराचार्य जी की गरिमा गिराने का मैं समझता हूँ जिस तरीके से प्रयास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ये पूरे सनातन धर्म के लिए शर्म की बात है, अशोभनीय बात है। और मैं समझता हूँ सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति शंकराचार्य का जो स्थान है, जो सम्मान है, जो मान है, जो मर्यादा है, उसका हनन जो कोई भी करेगा उसको सबक सिखाएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, हमारे सहयोगी भी मौजूद है। अरुण कृष्ण महाराज धर्माचार्य हमारे साथ मौजूद है, अजय गौतम जी मौजूद है धर्माचार्य। इसके अलावा हमारे सहयोगी अमित सिंह, रवि पांडे और सर्वेश दुबे मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। अमित, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। आज का दिन अवि मुक्तेश्वरानंद के लिए काफी अहम है। आप सबसे पहले अपडेट दीजिए, कितने बजे सुनवाई होनी है? देखिए, बताया यही जा रहा है कि 11 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवि मुक्तेश्वरानंद के लिए, क्योंकि कल जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कुकर्म की, और आज प्रयागराज पुलिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका दायर किया गया है अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से, उसमें अपना पक्ष रखेगी। तो जाहिर तौर पे देखना होगा कि कोर्ट में किस तरीके से प्रयागराज पुलिस अपना पक्ष रखती है और उसका काउंटर किस तरीके से अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से किया जाता है। क्योंकि इस पूरे मामले में अगर हम गहनता से देखें तो एफआईआर भी दर्ज कोर्ट के आदेश पर हुआ है, और इसके अलावा जो टॉप ब्यूरोक्रेसी में अगर हम बात करें शासन में, तो उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी हो रहा है कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। तो आज जो कोर्ट में पहले तो सुनवाई होगी, दोनों पक्ष अपना रखेंगे, देखना होगा फैसला सुरक्षित होता है कि आज ही फैसला आता है। बिल्कुल, इसी पर सभी की निगाह टिकी है। अमित रहिए हमारे साथ, सर्वेश दुबे के पास चलते हैं, प्रयागराज में ही मौजूद है। सर्वेश, यहाँ पर सुनवाई 11 बजे के बाद होनी है, लेकिन अवि मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, इतने दिनों बाद मेडिकल का कोई मतलब नहीं है और वो अपना पक्ष रखेंगे।
देखिए, निश्चित तौर पर उन्होंने तमाम तरह के सवाल उठाए हैं और लगातार जब से ये मुकदमा दर्ज हुआ तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनका तमाम तरह का आरोप है कि आखिर वो दोनों नाबालिग जो पीड़ित हैं वो सीडब्ल्यूसी के पास उनकी संरक्षण में क्यों नहीं भेजे गए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट कैसे सार्वजनिक हो गई। जो भी तमाम उनकी दलीलें हैं वो आज वो अदालत में पेश करेंगे। आज जो मामले की सुनवाई होगी वो जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। 11 बजे के बाद कभी भी सुनवाई हो सकती है। कोर्ट नंबर 72 में 142 नंबर सीरियल नंबर पर यह केस रखा गया है। अब देखना है कि केस का नंबर कितने बजे आता है। कुल इस मामले में राज्य सरकार के अलावा 5 अन्य पक्षकार बनाए गए हैं। राज्य सरकार इसके अलावा जो इसमें शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी और दोनों नाबालिग पीड़ित जिन्होंने आरोप लगाया है, और हाईकोर्ट की जो लीगल कमेटी है, इस हाईकोर्ट की जो सर्विस लीगल कमेटी है, यहाँ पर आज साफ होगा कि शंकराचार्य को जेल होगी या बेल होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर्वेश, रवि पांडे के पास हम चलते हैं। रवि, यहाँ पर आश्रम पर कई आरोप लगे कि लग्जरी आश्रम है, तमाम सुख सुविधाएं वहां पर मौजूद है और आश्रम जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में। जी देखिए, तमाम आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से लगाए गए हैं कि ये जो मठ है, यहाँ पर आलीशान मठ है, स्विमिंग पूल है, शीश महल है। तो मैं बता दूं कि तमाम जो वो चीज़ हैं उस सारे चीज़ों का जवाब जो है वो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद लगातार दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो चीज़ें बनी हुई थी वो पहले ब्रह्मलीन हुए स्वरूपानंद जी के लिए बना हुआ था, अब उसका कोई उपयोग नहीं है। फिलहाल अगर इसमें मठ की तस्वीरों को आपको दिखाने जा रहे हैं कि भले ही 11 बजे के बाद की जो सुनवाई होने एक बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन उसके पहले जो मठ की तस्वीर आप देख सकते हैं, शंकराचार्य यहाँ पर बाकायदे पूजा पाठ किए हैं। पूजा पाठ करने के बाद अब वो श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। इसके बाद पूरी विधि विधान से चर्चा शुरू हुई है और इसके बाद ही हो सकता है वो मीडिया से भी मुखातिब हो। लेकिन उनका साफ एक तरह का बात कहना है कि जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो कोर्ट में बातें चलेंगी। किस तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट में दावे की बात आ रही है वो उसमें आरोपी कैसे ठहर सकते हैं, वो इसलिए बार बार सारी चीज़ों पर अपना बयान दे रहे हैं कि तमाम जो वकीलों की जो टीम है, तमाम जो न्याय जानने वाले जो लोग हैं, उनसे लगातार वो बातें कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तमाम पहलुओं पे अपनी बात रख रहे हैं। और इसी के अंतर्गत जो आज जो 11 बजे के बाद जो फैसला आने वाला है वो एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। इसके बाद की रणनीति तय होगी। फैसला पक्ष में आता है शंकराचार्य के कि पक्ष में आता है, ये सारी बातें 11 बजे के बाद पता चलेगी। लेकिन अगर मठ का माहौल अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। शंकराचार्य पूजा की हैं, अब श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, तो रवि ये तस्वीर हम शंकराचार्य के आश्रम से दिखा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आज का दिन उनके लिए काफ़ी अहम है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद है, अरुण कृष्ण महाराज जी और अजय गौतम जी मौजूद है। सबसे पहले अरुण कृष्ण महाराज जी, मैं आपके पास आती हूँ। इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सीता माँ के लिए जो इस पृथ्वी पे सबसे प्रिय थे वो राम थे। राम के संदेह करने पर सीता माँ ने राम से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अग्निदेव से कहा कि यथा मां शुद्ध चरित्राणा दुष्टा जानाति राघव तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पावका, कि यदि राम मेरे पवित्र चरित्र को अगर उसे दुष्ट चरित्र कहता है तो हे अग्निदेव तू मेरी रक्षा कर। वो अग्निकुंड में कूद गई। तो ये तो अग्निकुंड है। संतों के लिए तो इस तरह के संदेह, दोषारोपण, इनको तो बड़ा सकारात्मक लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तो शास्त्र ने कहा धृति क्षमा दमोस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम धर्म दश लक्षणम। ये तो 10 लक्षणों में से हमारे लक्षण है। आप क्षमा करो और आप अपने इस जो आपके खिलाफ दोषारोपण है इसके लिए तैयार रहो। और अपने लिए अभी भी शंकराचार्य जी सिर्फ ये कहें कि मैं सबको क्षमा करता हूं और इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। यदि आप दोषी होंगे तो आपको कारागार मिलेगा। यदि आप चरित्रवान होंगे, यदि आपके खिलाफ ये जितने भी दोष हैं झूठे हैं, तो उस दुष्ट के विरुद्ध जो स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का है, जो मैंने सुना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जितना प्रोपोगेंडा शंकराचार्य जी ने रचा है, इस प्रोपोगेंडा से केवल और केवल इन्होंने एक अपनी नकारात्मक छवि बनाई है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। ठीक है अजय गौतम जी, ये अभी मुक्तेश्वरानंद की नकारात्मक छवि बनी है, ये अरुण जी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, जो विपक्ष है उसका कहना है कि शंकराचार्य की गरिमा गिराई जा रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और चारों शंकराचार्यों ने एक स्वर में उसमें भाग लेने से मना कर दिया, तभी से ही शासन की आंखों में चारों शंकराचार्य खटकने लगे थे और वो चाहते थे कि धीरे धीरे चारों शंकराचार्य जो पीठ है उन पर उन लोगों को बिठाया जाए जो सत्तारूढ़ पार्टी के माउथ पीस बन के, लाउड स्पीकर बन के सत्ता की जो है चाटुकारिता करे। ये उसी क्रम में करा हुआ एक षड्यंत्र है। आप देखिए,
सबसे अजय गौतम जी, important तो बात- क्या आप अभी मुक्तेश्वरानंद को क्लीन चिट दे रहे हैं? मैं क्लीन चिट नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ जो सबूत आज हमने रखने हैं कोर्ट में, और 81 नंबर 72 एक नंबर प्रश्न में मेरा 81 अजय नंबर गौतम कोर्ट जी में से ही है, बैठ रहा हूं। एक प्रश्न मेरा अजय गौतम जी से ही है, एक प्रश्न के बीच में नहीं बोला भाई, ये मत करिए, देखिए प्लीज डिबेट में ऐसे मत करिए। मैं जो आपकी पूरी बात सुनी ना मैंने, मुझे मेरी ठीक है, बात जल्दी कहने से जी। मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि एक 25,000 का जो हिस्ट्री शीटर है, 25,000 का इनामी गुंडा, 25,000 का तड़ी पा, रखेंगे। आज के फैसले को किस रूप में देख रहा है? अरे लगातार जो अपनी बात है वो न्यायालय के सामने रखना अपना काम है, अपने लोग रखेंगे। फैसला आने के पहले ही ये मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के दावा किया जाने लगा। जो भी दावा किया जाए, दावा एक अलग वस्तु है, न्यायालय के सामने अलग वस्तु है। देखिए, आप कहीं पे खड़े हो जाएं, जब एक्सरे मशीन के सामने खड़े होते हैं तो अलग बात होती है। तो न्यायालय के सामने जब बात जाएगी, न्यायालय उस पर विचार करेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्या कर रहा है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन न्यायालय से यही अपेक्षा है कि वो न्याय करे। तो हम लोग अपनी बात कहेंगे वहाँ पर। जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के दावा किया जा रहा है, जबकि ये चीज़ है कि सार्वजनिक नहीं होती है। ऐसा है कि जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। पॉक्सो एक्ट कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी नाबालिग बच्चे के साथ गड़बड़ी होने का पता चले तो तत्काल वो पुलिस को सौंपे। तत्काल नहीं सौंपता है एक व्यक्ति, कहता है कि हमको पता चला, फिर 3-4 दिन के बाद वो पुलिस के पास लेके जाता है। पहले तो यहीं गड़बड़ी आती है, उसके बाद वो कहता है कि हम पुलिस के पास ले गए, पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया। केस क्यों नहीं दर्ज किया? पॉक्सो एक्ट में पुलिस बाध्य है कि अगर उसके सामने ऐसा मुकदमा आता है तो उसको दर्ज करना ही करना है। नहीं किया, पुलिस थानेदार ने जैसा कहा जा रहा है कि कह दिया कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद ईमेल से भेजा गया कप्तान को। कप्तान भी नहीं पॉक्सो एक्ट जानता है। इसका मतलब अगर कप्तान को कोई लिख करके दे रहा है कि ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो कप्तान को चाहिए था कि तत्काल कहता कि भाई ये तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए। फिर और जगहों पर भेजा गया, कहा गया है, रजिस्ट्री भेजी गई, उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद तब न्यायालय में जा रहा है, न्यायालय कह रहा है कि दर्ज कर लो मुकदमा, लेकिन बच्चों को वो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने या जुवेनाइल बोर्ड के सामने उनकी कस्टडी में नहीं भेज रहा है, ना उनके माता पिता की कस्टडी में भेज रहा है, ना तो मेडिकल के लिए कोई आदेश कर रहा है। केवल कह दे रहा है कि इनकी FIR दर्ज कर लो। अब बताइए, कदम कदम पर जब पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन ही दिखाई दे रहा है, तो केवल एक व्यक्ति के लिए सारा पॉक्सो एक्ट है कि उसी को बदनाम करो, उसी को करो। अब कह रहे हैं कि मेडिकल हो गया है, और मेडिकल से एकदम पता चल गया है कि ये कुकर्मी है। मेडिकल से पुष्टि करने की बात कैसे पता चलेगा? एक तो जो जानकार लोग हैं वो कहते ही हैं कि भाई मेडिकल इतने दिन के बाद तात्पर्यहीन होता है, और दूसरे उससे किसी व्यक्ति विशेष का नाम कैसे जोड़ा जा सकता है? मेडिकल से आप ये कह सकते हैं कि इसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, लेकिन वो अमुक ने ही किया है, ये कैसे पता चल गया? तो कुछ भी कह दोगे आप, ये आप बाहर कह सकते हो, कहीं भी किसी भी कैमरे के सामने खड़े होकर के कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब विशेषज्ञों के सामने बात जाती है तो वहाँ अलग ढंग से आपको बोलना पड़ता है, सब चीज़ें प्रमाण पुरस्सर बोलनी पड़ती हैं। पहले तो महाराज जी ये कहा गया कि ये मुकदमा ही दर्ज किया गया न्यायालय के आदेश पे, पहले ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, फिर ये कहा जा रहा है कि सब कुछ पुष्टि हो गई है, कोरम पूरा है। तो ये आपको शुरू से ही डे 1 से ही आपको लगता है कि टारगेटेड? नहीं, हमारा ये कहना है, हमने पहले भी आप लोगों से ये बात साझा की है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। बस यही लूप होल है, यही सबसे पहला सवाल है कि पॉक्सो का मुकदमा न्यायालय के आदेश से क्यों दर्ज हो रहा है? पॉक्सो का मुकदमा तो तत्काल दर्ज करना है, ये मान करके दर्ज करना है कि बच्चा जो कह रहा है सही कह रहा है। जब ये पॉक्सो एक्ट में ही लिखा हुआ है कि बच्चा जो कहेगा उसको सच मान करके आपको कार्रवाई शुरू कर देनी है, तो पुलिस ने। न्यूज 18 इंडिया से अभी मुक्तेश्वरानंद खास बातचीत कर रहे थे। अरुण कृष्ण महाराज जी, अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद तो मेडिकल की कोई मायने ही नहीं है। देखिए, अभी हमारे हैं अजय गौतम जी ने जो
आदित्य योगी नाथ जी के पक्ष में बोल रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि चाटुकार है, माउथ पीस है। तो मैं अजय गौतम जी से ही पूछता हूं कि क्या ये इसी राष्ट्रीय मंच पे ये आदित्य योगी नाथ का विरोध करते हैं? क्योंकि सत्ता तो उन्हीं की है, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे आदित्य योगी नाथ के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। मैं इसे विद्रोह मानूं? हम लोग तो माउथ पीस हैं क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ा कोई शत्रु बन के उभरा है आदित्य योगी नाथ का। वो कौन उभरा है ये खुद जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब बात रही बटकों की, देखिए ये एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है। या तो ये माने, देखिए मैं तो कभी नहीं चाहता कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जेल जाएं, मैं कभी नहीं चाहता कि ये केस आगे बढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जो कुछ हो रहा है हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है, लेकिन हो रहा है, ये भी सत्य हो रहा है। और हो रहा है कैसे हो रहा है, क्या कारण है, किसके ठीक है, छोटा छोटा अब इस पर जो आपने आरोप लगाया है इस पर अजय गौतम जी आप जवाब दीजिए। देखिए, महिला कानूनों का कैसे दुरुपयोग होता है इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका स्टूडियो खुद उसका साक्षी है। 13/9/2015 में जब आप ही के स्टूडियो में एक डिबेट चल रही थी और एक महिला पैनलिस्ट उसने बैठी थी, उसने क्या आरोप लगाया कि आपके स्टूडियो में रेप कर दिया स्वामी ओम ने। और देखिए अजय गौतम जी, एक तो आप मुद्दे से भटकिए मत। आप पहले ही दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। आप जज हैं क्या? आप कोर्ट हैं क्या? आज फैसला आएगा। आप अभी मुक्तेश्वरानंद पर बातचीत कीजिए जिस पर डिबेट हो रही है। इन्होंने पॉक्सो एक्ट का विरोध किया, पॉक्सो एक्ट का। तो मैं आपको बता दूं, मात्र एक उदाहरण, आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। करोड़ों दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं एक एक करके। अजय गौतम, आप संयम रखिए और इस मुद्दे पर आप बातचीत करिए। पक्ष आप कोर्ट में रखेंगे? देखिए, तो पक्ष कोर्ट में रखेंगे ना, तो कोर्ट का फैसला होने से पहले आप मुझे बताइए। आप लोग कह रहे हैं कि मेडिकल में पुष्टि हो गई। पॉक्सो एक्ट के अंदर ना तो एफआईआर पब्लिश होती है ना कोई रिपोर्ट। अजय गौतम जी, हम लोग नहीं कह रहे हैं, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। आप शब्दों का सही चयन करिए। मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, हम कैसे कह देंगे? इसीलिए तो आप दोनों को जोड़ा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने बातचीत की, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। वो कह रहे हैं हम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, मुझे बदनाम किया जा रहा है। आप हम पे क्यों बोल रहे हैं? और तो आप मेडिकल रिपोर्ट दिखा दीजिए। अगर मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई तो आप दिखाइए मेडिकल रिपोर्ट। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है पत्रकारिता के नाम पे। नहीं, जिम्मेदारी हमारी। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप हमें हमारी जिम्मेदारी मत बताइए। आसान टारगेट आपके लिए मीडिया होता है। मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। लोगों ने, अगर बच्चियों ने आरोप लगाए हैं तो कोर्ट में मामला है। आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। एक तो अगर आप ऐसे बातचीत करेंगे तो आगे डिबेट नहीं बढ़ पाएगी। आपके पास कुछ है बोलने के लिए? मेरे पास सब कुछ है बोलने के लिए। मेरे पास डे 1 से है बोलने के लिए कि कैसे आप उस व्यक्ति पर यकीन कर रहे हैं जिसे खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे गुंडा एक्ट में। देखिए यहाँ पर अजय गौतम जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हम यकीन नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से हम बयान बता रहे हैं, जो दोनों पक्ष हैं उसको हम सुनवा रहे हैं। अभी भी